अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 5 कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमने स्टार्ट किया हुआ था। डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह हमने पढ़ लिया था। अभी फर्दर पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। टॉपिक 2.8 एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है इसको देखते हैं। While solving problems, specifically, complex problem, the concentration should be on core idea and unnecessary component should not be given more attention. By doing this, we are making our problem simple to solve and easy to understand. क्या कहता है? जब हम किसी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ उन प्रॉब्लम को असल या कोर हिस्सा समझना और उसी पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? यानी कि जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहिए, बाकी की फजूल इर्रेलेवेंट डिटेल को हाथ नहीं लगाना चाहिए या उनको सोचना ही नहीं चाहिए, उनको देखना ही नहीं चाहिए। उन पर ज्यादा ध्यान देना सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है। यानी कि जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर फोकस करो, बाकी चीजों को भाड़ में जाए। यहां तक समझ आई? एब्स्ट्रैक्शन, बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। ये टेक्निक बेसिकली क्या कहती है? गुड, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन कहता है। इसका मकसद ये है कि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जाए, आसान बनाया जाए, समझना और हल करना दोनों इजी हो जाए। अगर आप एक मोबाइल ऐप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कोर गोल होगा यूजर को एसएमएस भेजना। आपको ये नहीं सोचना कि मोबाइल टावर किस तरह सिग्नल ट्रांसमिट करता है। ये इर्रेलेवेंट डिटेल है और एब्स्ट्रैक्शन आपको इन्हीं डिटेल से दूर रहता है या दूर रखता है। मैप्स का क्या है जी? देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर यूजिंग अ मैप एप्लीकेशन टू रीच द सम डेस्टिनेशन वी व्यू द मैप एब्स्ट्रैक्टली फोकसिंग ऑन रोड एंड लैंडमार्क, सारा वो है। ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। यानी कि जब हम गूगल मैप यूज करते हैं, नेविगेशन करते हैं, किसी जगह के लिए नेविगेट करते हैं अपने आप को, तो हमें सिर्फ रास्ता, रोड और इंपॉर्टेंट जगह, लैंडमार्क दिखाई दिए जाती हैं। यानी मैप पे भी जी दिखाया जाता है। ठीक है, मैप दो होते हैं, गूगल अर्थ की तरफ और एक होता है। बेसिकली आपने अच्छी जानते हो। बहरहाल हमें ये नहीं दिखाया जाता कि रास्ते के किनारे कौन से यानी टूटे हुए हैं या खड्डे हैं या कहाँ कहाँ पे घर हैं, किन कलर्स के हैं, कैसे घर बने हुए हैं, इनसे उनका हमारा कोई काम है। क्यों? हमें तो रास्ते पे जाना है और हमें क्या करना, मंजिल पहुंचना और हम मंजिल का रास्ता बता। ठीक है, तो ये क्या चीजें होती हैं? एब्स्ट्रैक्शन होती हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स या जो हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, अगर मैप हर ट्री, बिल्डिंग डिजाइन या हाउस नंबर दिखाए तो स्क्रीन पर कितना होगा? कचरा बन जाएगा ना। स्क्रीन पे कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी क्या है क्या। तो इसलिए स्क्रीन पर वही चीजें दिखाई जाती हैं जो कि हमें जरूरत है या हमारे सोल्यूशन का या प्रॉब्लम का हल है, सोल्यूशन है। उसके बाद है जी सैम्पल्स। we being a smartphone user consider the icon as application and does not care about the complex code and procedure that are used to build these application। ये बात आपको समझ आ गई होगी। यानी कि जब आप अपने स्मार्टफोन पर कोई ऐप का आइकन देखते हैं जैसे व्हाट्सएप या यूट्यूब, तो आप बस उस आइकन को प्रेस करते हैं और ऐप खुल जाती है। आपको उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग, कोडिंग या डाटा हैंडलिंग हो रही है क्या उसकी जरूरत नहीं होती जानने की, या उसको आपको जरूरत है ही नहीं जानने को, या काम कैसे करती है आपको कोई गर्ज नहीं। आपने यूट्यूब खोला, आपने एक वीडियो देखनी थी, वो देख। व्हाट्सएप पे गए, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। अब आपका ये काम नहीं कि व्हाट्सएप मैसेज कैसे सेंड करता है, कैसे लेकर आता है मेरे पास। क्यों? आपकी वो प्रॉब्लम नहीं है। आपका फोकस था मैसेज सेंड करना। आपकी प्रॉब्लम ये थी मैसेज को सेंड तरीके उस बंदे को सेंड हो जाए, बस। ये व्हाट्सएप का काम है कि वो उसको भेजे ना भेजे, वो कैसे भेजता है, कैसे नहीं भेजता, ये सारे उसकी हेड है। और इसी तरह देखो, व्हाट्सएप का ग्रीन आइकॉन दिखता है आपको तो आप समझ जाते हो कि ये चैट ऐप है। ठीक है, आपको नहीं पता होता। बेसिकली ये भी देखो, जब देखो छोटे बच्चे आजकल आप देख रहे होंगे, अब वो नहीं पढ़ सकते यूट्यूब, व्हाट्सएप, उनको पता ही नहीं होता क्या चीजें, बट उनने क्या करते हैं, उनके आईफोन जो एप्लीकेशन है, सॉरी ऐप्स के जो कलर्स हैं उनके, जो लाइक विजुअली उनको मेमोराइज किया होता है, याद रखा होता है, बस वो क्लिक करते हैं, उनको पता है यहाँ पे वीडियो है। वो नहीं पता कि ये ऐप का नाम क्या है, ऐप काम कैसी करती है, इनको इन चीजों से कोई नहीं पता। तो ये बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रैक्शन का है मतलब बंदा कि एब्स्ट्रैक्शन में सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो आपकी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन हो, ये प्रॉब्लम को हल कर सके। उसके बाद है जी मॉडल्स। अब मॉडल क्या कहता है? जब हम घर बनवाने का प्लान बनाते हैं तो आर्किटेक्ट हमें एक मॉडल या नक्शा यानी ब्लूप्रिंट दिखाता है, देता है, जो सिर्फ बिल्डिंग को बेसिक स्ट्रक्चर बताता है, जैसे कमरे कहाँ होंगे, गेट कहाँ होगा, किचन किस साइड का होगा। इस मॉडल में कोई
प्लस्तर का टाइप, पेंट का फार्मूला या सीमेंट का ब्रांड नहीं लिखा हो। ये डिटेल्स बाद में आती हैं। इस मसले में एब्स्ट्रैक्शन का यूज ये है कि कॉम्प्लेक्स घर की डिजाइन को समझना या सिंपल बना दिया गया है ताकि ओनर और बिल्डर आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें। बात समझ आई मॉडल्स वगैरह में। उसके बाद है लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। सबसे पहले क्या है जी, प्रोग्रामिंग वेरिएबल। इन आवर प्रोग्रामिंग चैप्टर वी हैव डील्ड विद डाटा एंड इज यूज्ड and it is abstractly represented by using different variables rather than working with constant. We use variable that make our solution generic and easier। यानी कि प्रोग्रामिंग में डाटा को हम अक्सर वेरिएबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल याद करो चैप्टर 3 क्लास 9 का। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली एक नाम होता है जो किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हम एक्चुअल वैल्यू को मतलब एक्चुअल वैल्यू की बजाय एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाम के साथ काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू होती है उसका एक्चुअल नाम नहीं यूज करते, हम इसको एक अल्टरनेट नाम देते हैं। वो हमें उसका नाम या उसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उससे गर्ज नहीं, हम उसका एक नाम रखते हैं जिससे हमें मतलब है। समझ आया? बेसिकली जब आप ना एक यूजर से वैल्यू ले रहे हो तो आपको ये गर्ज नहीं है कि यूजर क्या वैल्यू डालेगा, क्या नाम रखता है, क्या रखता है। आप एक स्पेसिफिक क्या करते हो, वेरिएबल ले लेते हो। वेरिएबल ए में आपने किया हुआ है कि नाम आएगा। अब नाम जो है जो यूजर डालेगा वो अपनी मर्जी पे डालेगा। प्रोग्रामर का उससे गर्ज नहीं। अब प्रोग्रामर ये नहीं किया कि वो हो सकता है जी वो अली डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, उसके फिर मैं ये बनाऊं, ये इस तरह की वो चीजें नहीं देखता। मतलब कि अपनी काम से काम रखो। बात समझ आई यहाँ पे। उसके बाद है जी फंक्शन। टू मेक द प्रोग्रामिंग जॉब इजियर वी आर गिवन मेनी बिल्ट इन फंक्शन। दीज फंक्शन आर आइडेंटिफाई यूजिंग सम नेम्स एंड द प्रोग्रामिंग only call that function by their name rather than going into detailed activity procedure that this function contain add। अब ये क्या करता है जी, बेसिकली फंक्शन प्रोग्रामिंग में एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। आपको पता है फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई काम करता है, यानी किसी काम पर्पस के लिए बनाता है या किसी काम के लिए बनाता है। बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं सॉफ्टवेयर में, या जैसे कि अभी आपको हम क्या एग्जांपल दें, जैसे कि प्रिंट का है। प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जब आप प्रिंट का कमांड लिखते हो या लिखते हो कोडिंग में तो जो कंपाइलर है एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, वो समझ जाता है कि मैंने क्या करना है, मैंने इस टेक्स्ट को या इस नंबर को क्या करना है, प्रिंट करना है, यानी कि डिस्प्ले करना है। याद है ना हम प्रिंट की कमांड यूज करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफाइन कर दिया। जब प्रिंट आपको होगा, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी कोड होता है, एल्गोरिथम होता है, बट वो क्या है, प्री डिफाइन है। हम प्रिंट का यूज करते हैं, वो समझ आता है कि बेसिकली क्या है। इसी तरह SQRT है, LEN है, मगर छोड़े इन चीज़ों को। बस प्रिंट की समझ बात आई ना कि प्री डिफाइन है, पहले से डिस्प्ले वाला था, डिस्प्ले हो जाता है। और कैसे लूप वाली जो होती हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, इस तरह के ना बहुत सारे फंक्शन हैं। जब आप कोडिंग करोगे तो आपको आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो पहले से डिफाइन होती हैं। जब आप इन फंक्शन को यूज़ करते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि इनके अंदर का कोड क्या है, आप सिर्फ नाम लिख के रिजल्ट ले लेते हो। ऐसे ही है ना, जैसे कि प्रिंट लिख देते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड क्या है, वो प्रिंट हो जाएगा। बट आप इस प्रिंट के अंदर भी तो लॉजिक होती है, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि इसके पीछे लॉजिक होती है, इसके पीछे कोड होता है, इसके पीछे एल्गोरिथम होती है, मगर उससे आपका गर्ज नहीं है इसके पीछे क्या लिखा है। बट आप प्रिंट का लफ्ज यूज करते हो और वो काम कर जाता है। बस आपको क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइस के मतलब के साथ इंटरेक्शन होता है, यानी कि वो प्रिंट कर दे, डिस्प्ले कर दे जो आप चाह रहे हो, वो हो गया, बस खत्म। उसके बाद जी एट एडवांस लेवल द प्रोग्रामर आल्सो डेवलप देयर ओन फंक्शन टू बी यूज्ड एट सम लेटर स्टेज इन देयर प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सही है कि मतलब जो एडवांस लेवल के प्रोग्रामर्स हैं वो फिर अपने ही फंक्शन बनाते हैं और वो फिर अपने प्रोग्रामर्स में या कोडिंग मोडिंग में यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स पढ़ते हैं, इसको ओप पढ़ते हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग actual entities are represented with objects. By doing this we conceal the complex detail of their implementation। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम रियल लाइफ चीजें जैसे कार, स्टूडेंट, बैंक अकाउंट को ऑब्जेक्ट की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक कॉम्बिनेशन होता है डेटा, एट्रीब्यूट्स और फंक्शन यानी कि मेथड्स को जो उस ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। ओप्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इनकैप्सुलेशन, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर लेते हो और सिर्फ यूजर को जरूरी इंटरफेस दिखाते हो।
इससे कोड सिक्योर और मैनेजेबल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक कार क्लास बना रहे हो तो उसका ऑब्जेक्ट बन के आपके पास आप सिर्फ कार डॉट स्टार्ट या कार डॉट ड्राइव लिखोते हो और अंदर इंजन कैसे होता है, ऑन होता है, कैसे स्टार्ट होता है, फ्यूल कैसे यूज होता है, वो सब डिटेल हाइड होती है। बात है ना, आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो रहा है, आप स्टार्ट करते हो, पीछे कैसे वर्किंग होती है, बस आपको स्टार्ट करते हो और उसका मैकेनिज्म भी आपकी जो कंपनी है, जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर है, वो उन्होंने हाइड किया होता है। इसी तरह एग्जांपल को देखो कि देखिए बॉइल्ड वाटर, पुट टी बैग इन द कप, फिल द कप विद बॉइल्ड वाटर, आफ्टर सम टाइम रिमूव द टी बैग। ये क्या है? टी बैग के बनाने की ये क्या बेसिकली एक बहुत अच्छी रियल लाइफ एग्जांपल है एल्गोरिथम का, जहां स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी गई हैं किसको? कप ऑफ टी बनाने के लिए। यानी कि बॉयल वाटर, यानी पहले स्टेप में एक्शन लेना है, बिल्कुल प्रोग्रामिंग का फंक्शन जैसे। पुट टी बैग इनटू द कप, पुट टी बैग इन द कप क्या कहता है? इनपुट ऐड करना। फिल विद द बॉइल्ड वाटर, अब ये क्या कहता है? डाटा यानी पानी के टी बैग के साथ कंबाइन करना। उसके बाद है जी वेट एंड रिमूव टी बैग, ठीक है। अब ये कह दी प्रोसेस का वक्त अलाउ करना, टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आपने शुगर ऐड करना है, ऑप्शनल इनपुट है, यानी ये स्टेप कंपलसरी नहीं है। ऐड मिल्क, ये भी कंपलसरी नहीं है, दूसरा स्टेप भी कंपलसरी नहीं है, ये भी आपका ऑप्शनल्स हैं। और स्टेयर एंड फॉर सम टाइम टी इज रेडी, यानी कि फाइनल स्टेप रिजल्ट मिल गया, टी रेडी हो गया। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एल्गोरिथम सिर्फ प्रोग्रामिंग तक महदूद नहीं बल्कि हर रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती हैं। क्यों? एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व द प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम वाला। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी और आपने सॉल्व कर दी किस तरह? स्टेप बाय स्टेप करके। उसके बाद टॉपिक है 2.9 क्रिएटिंग जनरलाइज्ड सॉल्यूशन। अब जनरलाइज्ड सॉल्यूशन क्या है? द प्रॉब्लम कुड बी स्पेसिफिक बट द बेस्ट सॉल्यूशन नीड टू बी जेनरिक। द स्पेसिफिक सॉल्यूशन could only handle that particular situation that is being faced in any particular time. However, the generic solution could be any time to handle similar problem. This way, we can enhance efficiency, scalability and reusability of our solutions. क्या कहता है जी? किसी भी प्रॉब्लम का जनरलाइज सोल्यूशन वो होता है जो सिर्फ एक ही केस के लिए नहीं बल्कि मल्टी जुलती प्रॉब्लम्स के लिए काम आए। यानी कि मिलती जुलती या मल्टी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन आपने बना दिया, वो यूज है। जब आप सिर्फ एक स्पेसिफिक मसले का हल ढूंढते हो तो वो सिर्फ उसी वक्त के लिए काम करता है। लेकिन अगर आप जेनरिक आम या जनरल सोल्यूशन बना लें तो आपका कोड आइडिया ये मेथड दोबारा रीयूज हो सकता है, चाहे मसला थोड़ा चेंज भी हो। एग्जाम्पल के स्पेसिफिक सोल्यूशन, अगर आप एक फंक्शन बनाते हो जो सिर्फ अली का रिजल्ट कैलकुलेट करता है, जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका? आप एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट कर ले, नाम, मार्क्स और टोटल का पैरामीटर बनाने का। बात समझे? यानी कि सिर्फ नहीं कि अली के मार्क्स कलेक्ट करे, आप एक ऐसा फंक्शन बनाते हो जो किसी भी बच्चे के स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट कर लेता है। तो ऐसे क्या कहते हैं? क्रिएटिंग जनरलाइज सोल्यूशन। समझ आई बात? क्या होता है क्रिएटिंग अ जनरलाइज सोल्यूशन? स्टेप टू क्रिएट जनरलाइज सोल्यूशन क्या है? आइडेंटिफाई द कोर प्रॉब्लम, यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना है? प्रॉब्लम को समझना है। टू अंडरस्टैंड द कोर प्रॉब्लम फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या है जी? स्पेसिफिक केस ऑफ प्रॉब्लम। अमंग दीज स्पेसिफिक केसेस ऑफ प्रॉब्लम कैन आइडेंटिफाई द एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट आर कॉमन अक्रॉस डिफरेंट केसेस। यानी पहला स्टेप है कि आप हर प्रॉब्लम को असल कोर मसला समझें। इसके लिए आपको पहले उन स्पेसिफिक केसेस को एनालाइज करना होगा, यानी रियल एग्जांपल देखकर। फिर उन केसेस में से क्या करना है? आपने उन केसेस में से उन चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है जो हर केस में कॉमन होती हैं, यानी होती हैं कोर प्रॉब्लम। अगर 3 डिफरेंट स्कूल में एडमिशन सिस्टम बना रहे हो, हर स्कूल का फॉर्म अलग हो सकता है लेकिन हर फॉर्म में स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास कॉमन होता है। यानी कोर प्रॉब्लम है स्टूडेंट डाटा लेना और उस पर आप जनरलाइज सॉल्यूशन डिजाइन कर सकते हो। बात यहां तक समझ आई? उसके बाद एक्सट्रैक्ट कॉमन पैटर्न्स। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, मैं रीडिंग नहीं करता, आप खुद रीडिंग कर लेना। बेसिकली इस स्टेप में आपको ये देखना होता है कि कौन से एलिमेंट बार बार हर प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। समझ आई बात? बार बार हर प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, उन एलिमेंट्स को ढूंढना और उनको पैटर्न समझना जरूरी होता है। फिर आपको डिसाइड करना होता है क्या ये एलिमेंट सिर्फ इस एग्जांपल के लिए खास हैं, क्या ये एलिमेंट हर केस में काम आ सकते हैं। यानी बाय फ्रिक्शन की का मतलब है कि चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड करना, स्पेसिफिक वर्सेस जनरल, ठीक है। यानी कि ये इसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए है या फिर
क्या कहते हो जनरल प्रॉब्लम है। अगर आप लाइब्रेरी सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, स्पेसिफिक बुक्स शेल्फ नंबर 5 सिर्फ एक लाइब्रेरी में होगा। जनरल सोल्यूशन क्या हो सकता है, जनरल प्रॉब्लम क्या हो गया, बुक टाइटल, ऑथर, इशू डेट, ये सब हर लाइब्रेरी में होता है। तो आप जनरल एलिमेंट्स पर बेस्ड सोल्यूशन बनाएं और दिस वे वी कैन एनहेंस एफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी और सोल्यूशन। जब आप जनरलाइज सोल्यूशन बनाते हो तो उसका बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी, कम वक्त लगता है, ज्यादा मसले सॉल्व हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी क्या होती है, जब सिस्टम बड़ा होता है, यूजर या डाटा ज्यादा होता है तो आपके पास सोल्यूशन आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। रीयूजेबिलिटी क्या होती है इस प्रॉब्लम में, ऐसे प्रॉब्लम में या सोल्यूशन क्रिएट करने में, आप एक ही सोल्यूशन को दोबारा यूज कर सकते हो, हर दफा नया कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक लॉगिन सिस्टम बनाएं जो सिर्फ स्टूडेंट के लिए होता है या आता है या बनता है। आप उसी सिस्टम को मॉडिफाई करके टीचर और एडमिन के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर वो जनरलाइज बना होगा। जहां तक क्लियर बात, यहाँ पे क्लोज करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गया, लेक्चर काफी लेंथी हो गया है। कोई भी गलती हो, कोई भी सोल्यूशन देना हो, कुछ भी पूछना हो तो कहाँ पे पूछ सकते हो, बिल्कुल सही कमेंट में पूछ सकते हो, बता सकते हो और हमारा ग्रुप ज्वाइन करके भी वॉइस मैसेज पर भी बात कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।